बेसिकली आई वॉज गोइंग थ्रू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं पहले ये सोच रही थी कि मैं रिटन में बनाऊं कि मैं ओरल में बोलूं कॉन्ट्रैक्ट, किस टाइप का मुझे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहिए, या जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल है कि इलीगल है, मैंने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए हैं कि नहीं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में, कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। So hello, this is Anushka Omar and I welcome you over here in the Capers Academy. Today we are going to start with types of contract 1872. So basically ये जो topic है ना, ये MBA students, CA students, UGC NET students, MP set students who are giving their exams for these all exams, they can watch this video. So basically अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 बेसिस पे फॉर्म होता है। पहला आता है हम लोग का सेक्शन वैलिडिटी पे, फिर दूसरा होता है फॉर्मेशन पे, एंड थर्ड होता है हमारा परफॉर्मेंस पे। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें वैलिडिटी के बेसिस पे, तो वैलिडिटी में हमारे आते हैं 5। पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ इज वॉइडेबल एंड फिफ्थ इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्क्राइबली पढ़ेंगे हम लोग आगे की वीडियो में। तो अगर हम लोग वैलिडिटी के फॉर्म पे बात करें, तो जो हम लोग का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को जितने भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में, हम लोग को वो सारी की सारी फुलफिल करनी होती है। जैसे कि हमारा हो गया अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, 2 और मोर पर्सन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जितने भी 11 पॉइंट्स हैं जो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ना, वो सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को फुलफिल करने पड़ते हैं। फिर आता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वो वैलिड होता है, फर्स्टली इट इज वैलिड, बट सब्सिक्वेंटली ड्यू टू सम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज के बारे में जानने के लिए हम लोग जब डिस्क्राइबली में पढ़ेंगे ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तब समझ में आ जाएगा। ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं बन पाता है, तो वो वॉइड हो जाता है। फिर आता है हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में सिंपली ये होता है, जो हमारा पर्पस होता है ना कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, अग्रीमेंट जो हम लोग का अग्रीमेंट बना होता है, जो हम लोग का पर्पस होता है कि हम लोग इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, वो पर्पस ही हमारा अनलॉफुल होता है। तो हम लोग इसीलिए उस अग्रीमेंट को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते हैं। फिर आता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने किसी से थ्रेटन करके, किसी को कोर्शन करके मैंने किसी से कंसेंट ले ली कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो उसको, उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वॉइडेबल है कि नहीं है, वो देखेंगे हम लोग। फिर फिफ्थ आता है हमारा अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो बिल्कुल सब कुछ सही होता है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स के चक्कर में हम लोग उस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाते हैं, तो वो अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो वैलिडिटी में क्या होता है? तो वैलिडिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो अग्रीमेंट जो सेटिस्फाई करता है सारी रिक्वायरमेंट्स जो प्रिस्क्राइब करी गई हैं एक लॉ के द्वारा। लॉ ने जितनी भी 11 हम लोग को रिक्वायरमेंट्स दी गई है ना, वो सारी की सारी हम लोग को फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अग्रीमेंट, स्टेट लीगल रिलेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। लीगली केपेबल होने मैंने हम लोग का जो एज है ना वो मेजॉरिटी 18 पार हो जाना चाहिए। फिर वो कहीं भी डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए। फिर जेन्युइन कंसेंट मिलनी चाहिए। जेन्युइन कंसेंट मीन्स फ्री कंसेंट हम लोग को एक पर्सन से मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन और जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो लीगल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन, वेग नहीं होना चाहिए। उसकी जो डेफिनेशन जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना वो सर्टेन होनी चाहिए। वेग होंगी तो हम समझ कैसे पाएंगे, इनडेफिनेट होंगी तो समझ कैसे पाएंगे। अब मुझसे किसी ने कहा कि मुझे 100 टन ऑफ ऑयल दे दो, तो मैं कौन सा ऑयल दूंगी उसको? एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे कितना ऑयल, मतलब कि कौन सा ऑयल, कितना ऑयल, कब देना है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए वो हमारे सर्टेन होने चाहिए। तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर हम सारे इसको फुलफिल कर लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर आता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट ड्यू टू सब मीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, कुछ दिक्कतों के चक्कर में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा वॉइड हो जाता है।
मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, अ कॉन्ट्रैक्ट विच व्हेन एंटर्ड इनटू, जब एंटर किया था हमने कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्टली इट वाज हम लोग उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था, वो वैलिड था, बट सब्सिक्वेंटली अगर अचानक से कुछ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, कुछ इम्पॉसिबिलिटी कि हम परफॉर्म नहीं कर सकते। अब लाइक किसी सिंगर को गाना गाना है, उसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, बट ही हैज सफर्ड हार्ट अटैक और ही हैज नॉट बीन देयर। तो अब वो क्या पॉसिबल है कि कोई और उसकी जगह गाना गा देगा, कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी, वो खुद आके गाएगा कि नहीं, कि मैनेजर्स तो आके नहीं गा सकते। तो वो हम लोग क्या कि सुपर मतलब कि हम लोग का पॉसिबल ही नहीं है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोग फुलफिल कर सकें। और चेंज इन लॉ, लॉ ही चेंज हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, और कोई अदर रीजंस हो गए, तो इसीलिए हम लोग उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, उसको वॉइड हो जाता है। वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन जाता है ड्यू टू सम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन होती है वेयर एन इवेंट अकर्स, कोई इवेंट अकर हो जाता है दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल ही नहीं हो सकता है। और ऑब्लिगेशन दैट वाज प्रीवियसली अग्रीड अपॉन, और ये जो ऑब्लिगेशन जो हम लोग ने प्रीवियसली अग्री किया था ना, वो हो ही नहीं सकता है। लाइक अगर हम लोग ने पिछले मतलब कि जो 2-3 दिन महीने पहले क्या हुआ था, केके वाज परफॉर्मिंग इन एन कॉन्सर्ट, क्या वो अपना पूरा कॉन्सर्ट पूरा कर पाए थे? ही हैड सफर्ड एन हार्ट अटैक ओवर देयर ओनली, तो ही हैव टू लेफ्ट। तब के तब तुरंत वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो गया था, वो वैलिड नहीं रहा था। दैट्स व्हाई जो वॉयलेट कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी वॉइड हो सकता है ड्यू टू सब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब हमारा आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट वॉइडेबल तब होता है जब वो एक जो दूसरी जो पार्टी है वो उसको एनफोर्सिएबल करती है लॉ के एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी, या इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। एक पार्टी उसको एनफोर्सिएबल करती है, एक पार्टी उसको एनफोर्सिएबल नहीं करती है। अगर हम लोग इसमें एक एग्जांपल लें, जो मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी फ्रेंड को गन पॉइंट पे उसका घर खरीदना चाहा फॉर 20 लाख रुपीज। अब मैंने उसको थ्रेटन किया, मैंने उसको डराया, कोर्शन हुआ, उसको थ्रेट कर रही हूँ, मैं थ्रेटन कर रही हूँ। तो वो अब उसने अपना वैलिड कंसेंट दे दिया, उसने कंसेंट दे दिया, वो फ्री कंसेंट तो नहीं था। अगर हम लोग देखें, वो हम लोगों ने जो उससे कंसेंट लिया था वो फ्री नहीं था, इट वॉज नॉट एन फ्री कंसेंट। तो बेसिकली अगर हम लोग बात, तो उसने वो जो कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त उसने हाँ के दिए, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बट शी वेंट टू द कोर्ट। उसने कहा कि मुझसे ये जोर जबरदस्ती से गन पॉइंट पे मुझसे इसने कंसेंट लिया है फॉर सेलिंग माई हाउस एट ₹20 लाख। तो क्या वो मुझे सू कर सकती है? सो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी के ऑप्शन पे वो वॉइडेबल हो सकता है। सिंपली स्पीकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी सेट असाइड, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को आप सेट असाइड कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, रेप्यूटेट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी। जो पार्टी अग्रीव्ड है उसके ऑप्शन पे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज रेप्यूडेटेड, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा रेप्यूडेट नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता या अवॉइड नहीं होता, तब तक वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। As per section 64, the aggrieved party must restore the benefit that he has received under the contract. जो aggrieved party है वो रिस्टोर करती है अपना सारा बेनिफिट जो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिसीव किया था, और जो अदर पार्टी है वो फ्री हो जाती है अपने ऑब्लिगेशन से, ड्यूटी से परफॉर्म करने के कॉन्ट्रैक्ट पे। अब हमारा आता है इलीगल अग्रीमेंट। वो इलीगल जो अग्रीमेंट है उसमें यही चीज, जो हमारा पर्पस है ना कॉन्ट्रैक्ट करने का, जो पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, वही हमारा अनलॉफुल है, तो हम उसको कैसे ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं? क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास एक पॉइंट आया था कि हम लोगों को लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसेंट, दोनों चीजें हम लोग को बताई गई थी कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में। ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ था। एन अग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, तो अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट जो है वही अनलॉफुल है। इट इज द एक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू मेक, ये एक एक्ट है जो कि एक लॉ फॉरबिड करता है बनाने के लिए। एंड इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड,
जो एक इल्लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा ही वॉइड होते हैं कि उनका उनका पर्पस ही, ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल होता है। पर सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट क्या इल्लीगल होते हैं? नहीं होते हैं। लाइक आई सेड कि अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट क्या इल्लीगल हो जाएगा? नो, इट कैन नॉट बी एन इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम लोग आता है फिफ्थ पॉइंट, विच इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें अच्छी होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स होते हैं, एवरीथिंग्स आर रिक्वायर्ड, बट उसकी में थोड़ी सी टेक्निकल डिफेक्ट के चक्कर में आप सू नहीं कर सकते हो अदर पार्टी की। ना दोनों पार्टी एक दूसरे को सू कर सकती, कोई नहीं सू कर सकता है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, जब एक कॉन्ट्रैक्ट सही होता है सब्सटेंस में, बट बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट के चक्कर में एब्सेंस इन, दैट इज एब्सेंस इन राइटिंग, या लिमिटेशंस हो गई एक एक्ट के द्वारा दूसरे एक्ट से, एक लिमिटेशंस हो गई, उस चक्कर में हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में आप एक दूसरे को सू नहीं कर सकते हो। वन और बोथ द पार्टी कैन नॉट सू अपॉन इट, दोनों पार्टी एक दूसरे को सू नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। इट इज टर्म्ड एज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोग अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के ब्रॉड में इसमें लिखा हुआ है कि जो राम है ना, उन्होंने गुड्स बाय किए भरत से, बट ही डिडंट गिव द पेमेंट फॉर 3 years। उन्होंने 3 साल तक पेमेंट नहीं दिया। तो क्या वो पेमेंट, जो भरत को पेमेंट लेना है राम से, क्या वो ले सकते हैं अब? नो, ही कैन नॉट, क्योंकि लिमिटेशंस एक्ट में उनको बोला है 3 साल के बाद जो आपका डेट है वो अनएनफोर्सिएबल, आपको लेने का जो डेट का हक है वो अनएनफोर्सिएबल हो जाता है। Now Bharat cannot sue Ram for the payment in 2019 as it has crossed 3 years, क्योंकि वहाँ पे 3 years क्रॉस हो गए हैं एंड ये लिमिटेशन एक्ट से बेयर्ड है। अ गुड डेट्स बिकम अनएनफोर्सिएबल बन जाता है आफ्टर द 3 years ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट की वजह से कि वो लिमिटेशन एक्ट लग जाता है, तभी आप उससे पेमेंट नहीं, आप अनएनफोर्सेबल होता है, आप सू नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने 3 साल तक अपना डेट नहीं लिया, ये नहीं मांगा। आपको अगर कोर्ट केस करना ही था तो आप 3 साल के पहले करते ना। वाई आफ्टर 3 years? ईयर्स के बाद आपके पास हक नहीं रह जाता है? या मतलब कि आपको अगर मांगना है तो आप 3 साल के अंदर मांगिए, या आपको कोर्ट में सू करना है तो आप 3 साल के अंदर ही सू कर दीजिए उस पर्सन को, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। तो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एंड till then, do like, share, subscribe to my channel, and please watch this video. This is very informative video for you all. Thank you.